नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विद हम। मैं हूं परवीन शेख। ममता बनर्जी अपने लाव लश्कर के साथ दिल्ली कूच की तैयारी में है, तो अमित शाह ने बंगाल में डेरा डाल लिया है। 2 फरवरी को ममता बनर्जी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुलाकात होने वाली है और इस मीटिंग के बहाने ममता ने चुनाव आयोग के घेराव का प्लान बना लिया है। टीएमसी पिछले कई दिनों से दिल्ली में बड़े हंगामे की तैयारी कर रही है और इस बीच बंगाल में अमित शाह ने अपने 2 दिन के दौरे में बीजेपी नेताओं, संगठन के नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें की और इन बैठकों में शाह ने बीजेपी का बंगाल में एक नया एजेंडा और नया नैरेटिव सेट कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे में बीजेपी संगठन को जीत का मंत्र दिया है। बैरकपुर के आनंदीपुरी खेल मैदान में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और शाह ने अपनी रैली में ममता बनर्जी पर जबरदस्त अटैक किया है, जिससे चौतरफा घिरी ममता की समस्याएं काफी बढ़ चुकी हैं। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ममता बनर्जी का दिल्ली कूच, लेकिन अमित शाह ने जिस तरह से बंगाल में डेरा डाला है और अपने संगठन को जो जीत का मंत्र दिया है, उससे ममता कैसे फंस चुकी हैं? देखिए, ममता बनर्जी भी वही काम कर रही थी कि किसी तरीके से ये चुनाव का नैरेटिव हो वो चेंज करें, अपने लेवल पर उसे अपनी दिशा में ले जाए, और उसी प्रयास में वो दिल्ली भी आ रही है। दिल्ली आने के पीछे का मकसद क्या है कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल के बाहर रहने वाले बंगालियों में, ये दोनों के बीच ये मैसेज दें कि देखो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बंगाल के अंदर बंगालियों का वोट काट रही है और बाहर के लोगों का वोटर आईडी कार्ड बनवा रही है, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ रही है। इसलिए उन्होंने पहले भी कहा था कि बाहर के लोग पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर उनको बसाया जा रहा है और वोटर लिस्ट में उनका नाम डलवाया जा रहा, जबकि पश्चिम बंगाल के लोगों का नाम कटवाया जा रहा है। और इसी की पूरी कॉन्स्पिरेसी ये पिछले 15-20 दिनों से चला रही थी। और जब इनको लगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी हमें कोई राहत नहीं मिलेगी, ये टाइम लेने का, समय बढ़ाने का जो इनका एजेंडा था, उसमें भी कपिल सिब्बल फेल हो गए कि नहीं, अब तो एसआईआर की प्रक्रिया होगी ही होगी और एसआईआर में वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण होगा, वोटर लिस्ट से उन लोगों का नाम हटेगा जो फर्जी वोटर है। तो इनको लगने लगा कि अब नैरेटिव की लड़ाई चलेगी, अब पश्चिम बंगाल में बंगालियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। पहले भी कोशिश कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की शासित प्रदेश, जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए के नाम पर बंगालियों को तंग किया जा रहा है, बंगाली मजदूरों को तंग किया जा रहा है। ये घूम घूम कर प्रचार की थी, पश्चिम बंगाल में कई आंदोलन करने की धमकी दी और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अभिषेक बनर्जी भी ऐसे ही भाषा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उससे इनको लगा कि कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है। अब आगे करो, हर जगह पर करो। जो वोट देने के लिए दिल्ली से या गुजरात से या महाराष्ट्र से जो पश्चिम बंगाल के लोग रह रहे हैं, वो भी जो वोट देने के लिए जाएंगे, उनके दिमाग में भी भरना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देने की तैयारी करो कि देखो, वोटर कार्ड में कैसे खेल किया जा रहा है। इसके लिए ये दिल्ली आ रही हैं। चुनाव आयोग से मुलाकात तो फॉर्मेलिटी है और वहां से भर भर कर लोग लाएंगी, 10, 20, 25 लोगों का नाम लेंगी राहुल गांधी की तरह, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और उसके बाद ये कुछ जो भीड़ पीछे रहेगी, कौन सीसीटीवी कैमरे से उनके फुटेज ले रहा है और उसके बाद उसका वेरिफिकेशन कर रहा है कि उसका नाम था या नहीं। वो तो 10-5 लोग सामने रहेंगे, वो बता देंगे कि नहीं, मेरा नाम कट गया, मेरा नाम पहले से था, अभी नहीं है, जबरदस्ती काट दिया गया, मेरा पेपर एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब पूरे कहानी सुना देंगे, आप बीती सुनाएंगे। लेकिन राजीव सर, सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर, वोट चोरी जैसे मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से बैकफुट पर रहे, विपक्ष को बार बार इस पर मुंह की खानी पड़ी। तो ममता इस पर इतनी अड़ी हुई क्यों है एसआईआर को लेकर, इस कदर विरोध और हंगामे के लिए? देखिए, एसआईआर को रुकवाने के पीछे ममता का मकसद तो है फर्जी वोटिंग करवाए रखना, जिस तरीके से वो करवा रही थी। लेकिन दिल्ली आकर इस पर हंगामा करने का मकसद अब एसआईआर को रुकवाना नहीं, क्योंकि वो इस मुद्दे पर सरेंडर कर चुके हैं। उनको लग गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में हम कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकते। चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है, ये हमें करने नहीं देंगे। ये अधिकारियों की डिमांड किया, चुनाव आयोग ने मना कर दिया।
इन्होंने कुछ चुनाव आयोग में चुनाव के काम में शामिल अधिकारियों का ट्रांसफर करवाया, चुनाव आयोग ने कैंसिल कर दिया। यह फैसला नहीं चलेगा, आदेश को रद्द कर दिया, सरकार के आदेश को। अब इनको लगता है कि अभी सब जब इतने हार्ड रुख चुनाव आयोग का है तो फिर आचार संहिता लागू होने के बाद क्या होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। अब उनको नैरेटिव क्रिएट करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 मुद्दे तो उठा दिए हैं। जो बिहार में मुद्दा था उससे ज्यादा हार्ड मुद्दा पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। जैसे बिहार में इनके पास एक जंगल राज था जी। जो परसेप्शन बना रहा था कि लालू प्रसाद यादव का परिवार, जो कि वही परिवार है जिसने पहले जंगल राज की स्थिति पैदा बिहार के लिए की, विकास में अवरोधक रहा, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की व्यवस्था नहीं दे पाया। और वहां पर इन्होंने ये नैरेटिव के साथ साथ सुविधाएं भी दी, सरकार अपनी थी तो घोषणाएं भी की। अब ये नैरेटिव पश्चिम बंगाल में तैयार करना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 38% से लेकर 40% तक वो फ्लैक्चुएट करता है, 1-2%, उतने वोट तो हैं चाहे कोई भी चुनाव हो जाए। अगर चुनाव लोकसभा की होगी, सीटें 12 ही क्यों ना हो, लेकिन 38% वोट मिल जाता है, उतने लोग हैं इनके पास। अब बचे हुए वोटर यानी कि 62% वोट है, तो 62% वोट में कहां कहां जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी कैलकुलेट कर रही है। अमित शाह यही करते हैं। 294 विधानसभा सीट, इन सब सीटों पर जोन बनाओ और संघ के लोग अलग अलग गुट बनाकर ग्रुप में, और फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने वाले लोग, अपने सर्वे टीम, ये सब यही करते हैं कि इन क्षेत्रों में क्या स्थिति है, बैलेंस कैसा बन रहा है। ये चतुष्कोणीय मुकाबला होगी, त्रिकोणीय मुकाबला होगी, या ममता वर्सेस मोदी होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी होगा। ये जो पूरे नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश उसी के आधार पर की जाती है कि मल्टी कॉर्नर फाइट होगा या फिर डुअल फाइट होगा। तो ये अभी जो ममता बनर्जी का है कि अभी उनके उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, अलग अलग मुस्लिम पार्टियां उभरकर सामने आ गई। हुमायूं कबीर ही सही, सिद्दीकी ही सही, ओवैसी ही सही, ये जिसकी चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। और हुमायूं कबीर तो कम्युनिस्ट पार्टी से भी बातचीत कर रहे हैं कि कुछ सीटों पर हमारे साथ गठबंधन कर लो और हम सब एक साथ मिलकर बैठेंगे। उधर वामपंथी पार्टियों से कांग्रेस का अनबन चल रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इंपैक्ट बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी में रखती है, और उसके साथ एक पूरे पश्चिम बंगाल में जिस आधार पर, जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, जो तैयार कर लिया गया, एक मुद्दा घुसपैठिया का होगा, जिसके लिए बार बार अमित शाह ये बात कर रहे हैं, गृह मंत्री हैं, और वो बता दिए कि फेंसिंग तो होगा भाई, जिस तरह से मणिपुर को सुधार रहे हैं उस तरह से भी सुधारेंगे। जिस तरह से असम में हुआ वहां पश्चिम बंगाल में हुआ। सरकार बनेगी 45 दिन के अंदर फेंसिंग करवाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार वो है जिसे फेंसिंग के लिए जगह मांग रहे हैं। ये 5 साल से अटका के बैठी हुई है कि नहीं हम जमीन ही नहीं है हमारे पास, जमीन देंगे ही नहीं फेंसिंग के लिए, बाउंड्री ही नहीं होगी तो बांग्लादेश से भाग भाग कर लोग पश्चिम बंगाल में आएंगे, वो एंट्री पॉइंट रहेगा और पूरे देश में घुसपैठिया बढ़ते रहेगा। तो ये तो घुसपैठिया का बड़ा मुद्दा है। एसआईआर भी उसमें शामिल है कि एसआईआर से घुसपैठिए कितने बाहर हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत है। दूसरे स्तर पर वहां मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स वो भुनाना है, क्योंकि भाजपा जानता है, वहां के उनके पार्टी के लोग जानते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे। तो मुसलमान वोट देंगे किसे? मुसलमान वोट देंगे ममता बनर्जी के अलावा उन पार्टियों के जो उनकी बातें कर रही है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस को भी कुछ देंगे, और एक बड़ा चंक जहां 60-70% मुसलमान है वो हुमायूं कबीर या सिद्दीकी या ओवैसी की पार्टी के गठबंधन को देंगे। लेकिन राजीव सर, जो ये वोटों का बिखराव होगा, खासतौर से मुसलमानों का जो वोट अगर बिखरता है तो ये कितना डैमेज करेगा ममता को? देखिए, ममता बनर्जी ये जानती है, भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है, तो इसीलिए ये छोटे मोटे ये इंपैक्ट देखा जा रहा है कि होगा भी कि नहीं होगा। वो बिखरेंगे भी कि वोट नहीं बिखरेंगे? अगर नहीं बिखरेंगे तो क्या करेंगे? ये तो मानकर बैठा जाना नहीं चाहिए ना। और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये भी मानकर नहीं बैठेंगे कि हम इंतजार करें कांग्रेस की तरह कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आएगा, कोई विस्फोट हो जाएगा, कोई हंगामा होगा और उसके बाद हमारी जीत हो जाएगी। अपनी रणनीति अपने तरीके से बनानी पड़ती है। और अगर मुस्लिम इलाके में वोटों का बिखराव हो न हो फर्क नहीं पड़ता,
अगर बिखराव होगा भी तो कोई ना कोई जीतेगा, इन्हीं की पार्टियों के लोग। जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं जीतने वाले मुर्शिदाबाद में जाकर, जहां 70% मुस्लिम आबादी है। तो इसलिए इनकी स्ट्रेटजी अलग होती है। हमें चाहिए 150 प्लस सीटें, तो 150 प्लस सीटों पर रणनीति बनाओ। और इसी के तहत अभी तो ये चल रहा है कि देखो, कुछ न कुछ ममता बनर्जी को डैमेज करना है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग उम्मीदवारों के लिए मार्किंग करो। यहां तक कि लोकल लेवल पर तो कुछ इलाकों में कांग्रेस के नेताओं के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपस में कोऑर्डिनेशन चल रहा है। अधीर रंजन चौधरी ऐसे ही नहीं आए थे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए कि देखिए, जहां हम टीएमसी को हरा नहीं सकते, आपको सपोर्ट कर देंगे या उसे वो सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि ममता को उखाड़ना जरूरी है। बाद में सब सुलटा लिया जाएगा। ममता कमजोर नहीं होगी तो पश्चिम बंगाल में बेहतर स्थिति में सरकार नहीं चलाई जा सकती है। तो ये रणनीति बन रही है और अमित शाह ने यही सोचा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मोटिवेट करना है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है। क्योंकि ममता बनर्जी जैसे दिल्ली आएगी, इनके सांसद आवासों में अभी भी लोग आ के बैठे हुए हैं कि कब हंगामा कर दे ममता बनर्जी। और उसके बाद जब दिल्ली से वापस जाएगी तो इसको भुनाएगी चारों तरफ घूम के कि देखो ये स्थिति रही है। और उसके खिलाफ आपको बताना है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। ये नैरेटिव की लड़ाई चल रही है। और इसमें अमित शाह ने जो जान फूकी है भाजपा कार्यकर्ताओं में, इन लोगों को जो रणनीति बताई है, उससे लगता है कि ममता बनर्जी अभी दिल्ली दौरा हो सकता है 1-2 दिन रद्द भी कर दे, बाद में ही आए। ऐसी स्थिति पैदा हुई है पश्चिम बंगाल में, जो कि ममता के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी पैदा कर सकती है। अभी परेशान वो है और उनको लग रहा है कि इस बार सत्ता बचाने की सबसे कठिन चुनौती है, सबसे कठिन समय है। प्रशांत किशोर को अभी फोन जाएगा, अभी वो साइलेंट मोड में हैं। पिछली बार उनको कार्गो प्लेन से बुलाया गया था कि जल्दी आओ, नहीं तो हम गए, मुख्यमंत्री का पद गया। अभी प्रशांत किशोर और ये प्रतीक जैन तो कभी भी अरेस्ट हो सकता है, समन लेके बैठे हुए ईडी वाले कि जैसे ही सबूत मिले प्रतीक जैन को उठा लो। इनकी टीम की अपनी बैठक हुई थी आईपैक के साथ, तो उसमें भी कहा गया अपने अपने मोबाइल पर से सारे डाटा खत्म करो चुनाव से संबंधित, क्योंकि कौन कब ईडी के हत्थे चढ़ जाए पता नहीं है। तो अभी पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है कि सबसे बड़ी चुनौती है। तमिलनाडु में वो चुनौती नहीं है, क्योंकि भाजपा को पता है सरकार नहीं बना सकते, सरकार एआईएडीएमके का ही बनेगा, हम उसमें सहयोगी पार्टी रहेंगे। केरल में चुनौती इतनी बड़ी नहीं है, पता है कि ये तैयारी 2029 के लिए चल रही है, फुटप्रिंट हम अपना दर्ज कर लेंगे, कुछ सीटें मिल जाएगी, 2029 तक 2, 3, 4 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत दर्ज हो जाए। तमिलनाडु में वो वही स्थिति है और इधर असम में बेहतर स्थिति है। तो पश्चिम बंगाल सबसे बड़ी चुनौती है कि यहां पर तो किसी तरह से जीत दर्ज करो, नहीं तो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी वो हाल कर देगी। ये 42 लोकसभा सीटों वाला राज्य, जिसमें अभी 18 से 12 पर चले आए हो सकता है भाजपा फिर अगली बार 10 पर 8 पर चली आए। अगर सरकार बनाओगे तो यही 12 सीटें जो है वो 30, 32, 35, 38 तक हो सकती है। तो फिर ये जो बीच बीच में लटका रहता है पूर्ण बहुमत नहीं मिलना, वो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार करोगे। इसलिए ये एक सेमीफाइनल की तरह है सरकार बनाने का, क्योंकि केंद्र में भी सरकार बनाने के लिए इन राज्यों में सारी चुनौतियों को पार करना बीजेपी के लिए जरूरी है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अमित शाह के बंगाल दौरे और ममता के दिल्ली कूच ने सियासी तापमान काफी बढ़ा दिया है। शाह चुनाव के मद्देनजर संगठन को जीत का मंत्र देने पहुंचे, जहां उन्होंने ममता की अकड़ ढीली कर दी। शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी मेरा मजाक उड़ा रही थी, लेकिन ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस तरह मुझे कोई हरा नहीं सकता। इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होगा और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है, जिससे साफ है कि इस बार बंगाल में ममता के साथ बड़ा खेला होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।